गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा जो दूसरा चैप्टर है वर्ण विचार, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे क्या होते हैं वर्ण। आइए बात करते हैं वर्ण विचार के बारे में। हमारा दूसरा पाठ, अक्सर हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकल रही हैं। आप भी बातचीत करते हैं तो आपके मुख से भी कुछ ना कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को जब हम सुनते हैं, सबसे बड़ी बात, ध्वनियाँ सुनने के काम आती हैं और वर्ण लिखने के काम आता है। ठीक है, ध्वनि हम सुनते हैं, हमने बोला वाह, वाह एक वर्ण है, लेकिन ध्वनि हुई तो आपने इसे सुना। जब हम इसे लिखेंगे तो ये वर्ण बन जाता है। वाह खड़ी पाई, गोल घूमे हुआ एक आकार, आधा वक्र का आकार, ऊपर शिरोरेखा, वाह बनता है हमारा। तो क्या आवश्यकता है इनकी, किसे कहते हैं वर्ण, इस बारे में हम पढ़ेंगे। वर्ण, तो वर्ण कहते किसे हैं, आइए देखते हैं। परिभाषा है वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और खंड ना किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है रथ, मान लीजिए रथ लिखना है तो हम रथ कैसे लिखेंगे, र और था, ऐसे तो लिखते हैं रथ। ठीक है, ये हमारा रथ है, लेकिन इसका भी वर्ण विच्छेद हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे। ये वर्ण विच्छेद हुआ, ये वर्ण विच्छेद हो गया रथ का, र अ थ अ, रथ। अब क्या इन शब्दों का भी वर्ण विच्छेद हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यंजन के अंत में अ स्वर की ध्वनि उत्पन्न होती है और जरूर उत्पन्न होती है। र अ थ अ, रथ। प्रत्येक व्यंजन के अंत में आध्वनि अवश्य उत्पन्न होती है। अब इन चिन्हों को जो हम देख रहे हैं, इन्हीं चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। परिभाषा आपने पढ़ी, वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और खंड न किए जा सके उन्हें हम वर्ण कहते हैं। आगे देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? हम सभी ने छोटी कक्षाओं में वर्णमाला पढ़ी है। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अः, ये सारे हमारे स्वर हो गए। अंग आह स्वर नहीं है, ये बात हम अभी आगे करेंगे। वर्णमाला की बात कर रहे थे। जब किसी भी भाषा के वर्णों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे हमारी हिंदी में पहले ह्रस्व आ, फिर दीर्घा, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ। अब ह्रस्व और दीर्घ समझ रहे ना? ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। ह्रस्व मीन्स छोटा, है ना? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी। तो जो छोटा है उसे ह्रस्व और जो दीर्घ है उसे बड़ा। अब जैसे हमारे हिंदी वर्णमाला में क्या होता है, आ के बाद आ बड़ा आता है, क्रम है जो सीरियल है उसके अकॉर्डिंग, फिर छोटी यानी ह्रस्व ई, फिर ई, दीर्घ ई आती है। ठीक वैसे जैसे अंग्रेजी में आप पढ़ते हैं ना, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। अब कभी ऐसा होता है क्या, ए के बाद आप डी लिख दो? अगर लिख देते हैं तो क्या होता है, हमारा वो गलत हो जाता है। इसलिए किसी भाषा के व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप हमारा वर्णमाला कहलाता है। आइए आगे देखते हैं वर्ण के भेद। कितने भेद हैं वर्ण के? वर्ण के दो भेद बताए गए हैं। हम लोगों ने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है, स्वर व्यंजन। वर्ण के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। अब
स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। एक छोटी सी जानकारी दे दें, स्वर आ से लेके ओ तक के जितने भी हमारे अक्षर हैं इन्हें हम स्वर गिनते हैं। व्यंजन का से लेके क्षत्रज्ञ अंतिम वर्ण है हमारी वर्णमाला के, क्षत्रज्ञ यहाँ तक के सारे वर्ण व्यंजन में आते हैं, जो कि हम लोगों ने LKG फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ा है, जानते हैं। देख लेते हैं, वर्ण के दो भेद हैं, स्वर व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, देख लेते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट नहीं आती, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। बोलिए आप आ, कहीं भी जुबान आपकी किसी भी अंग से लड़ी हो, स्पर्श हुआ हो, नहीं। आ दीर्घ आ बोलिए, क्या कहीं पर आपकी जुबान किसी मुख के किसी भी भीतरी भाग पर स्पर्श की या किसी मुख के किसी भी भीतरी अंग से लड़ी नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई अवरोध नहीं होता, उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 11 है। कौन कौन से हैं ये वर्ण, देख लेते हैं। आ ह्रस्व दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ, ये हमारे स्वर हैं। अब देखते हैं स्वरों के भेद। पहले तो स्वर जाने, अब स्वरों के भेद। स्वर के भी 3 भेद बताए गए हैं। यहाँ पर हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें सिर्फ 2 ही पुस्तक भेद बताए गए हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में हम आपको 3 बताएंगे। पहले आप अपनी पाठ्य पुस्तक के भेद जान लें। हमारी पाठ्य पुस्तक में 2 भेद दिए हैं स्वर के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। तो देख लेते हैं ह्रस्व स्वर क्या है। ह्रस्व मीन्स हमने आपको बताया छोटा, यानी जिनके वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, जैसे अ, ई, उ, री, ये 4 वर्ण बताए गए हैं ह्रस्व में। दीर्घ देख लेते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में इन स्वरों की संख्या 7 है। आ, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री, ए, री नहीं होगा यहाँ पर, री तो हमारा ह्रस्व में लग चुका है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, फिर से एक बार सुन ले। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ, औ, ये हमारे दीर्घ स्वर में आएंगे। री को हम दीर्घ में नहीं गिनते हैं। अगला आपको हमने एक भेद और कहा था, 3 भेद होते हैं, तो एक भेद और है प्लुप्त स्वर। हालांकि वो नहीं दिया गया हमारी पाठ्य पुस्तक में, लेकिन हम जान लेंगे। प्लुप्त स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। इसको दर्शाने के लिए हम ओम का चिन्ह बनाते हैं। ओम का चिन्ह इस तरह से बनता है, इसे हम ओम का कहते हैं। इसे ओम के नाम से जानते हैं। इस चिन्ह को ओम के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं तो ये दीर्घ से भी अधिक समय ले लेता है, दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय ले लेता है। या जब कोई व्यक्ति कुछ दूरी पे खड़ा हो और हम उसे पुकारते हैं तब भी हम प्लुप्त स्वरों का ही प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे, आगे क्या है, मात्राएं। अगला है हमारा मात्राएं। जब कोई व्यंजन किसी स्वर के पहले आता है तो उसका रूप बदल जाता है, अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है, अपरिवर्तित रहता है। परंतु व्यंजन के बाद आने पर स्वर का रूप बदल जाता है।
स्वर का ही खेल है। जब व्यंजन से पहले आता है तो उसका रूप नहीं बदलता है, जब व्यंजन के बाद आता है तो उसका रूप बदल जाता है, और इस बदले हुए रूप को ही हम मात्रा कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, यहाँ पर हमने बताया है आपको व्यंजन से पहले का स्वर, व्यंजन के बाद स्वर। ध्यान से समझिएगा, व्यंजन से पहले स्वर, देखिए लिखा अनार, ना क्या है? व्यंजन है। रा क्या है? व्यंजन है। लेकिन इनसे ठीक पहले आ आया, आ क्या है? स्वर है। कहीं कोई मात्रा नहीं है, सीधा सीधा हमने वर्ड लिख दिया। ऊन, ऊन दीर्घ ऊ है, ऊ क्या है? हमारा स्वर है। ना क्या है? व्यंजन है। व्यंजन के ठीक पहले स्वर आया है, कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोई रूप नहीं बदला, वर्ण लिख दिया हमने सीधे। अगला देखते हैं, व्यंजन के बाद स्वर। जब व्यंजन के बाद स्वर आता है तब क्या होता है? जैसे लिखा है किताब, की का के जस्ट बाद ई आ रहा है, का व्यंजन है, ई स्वर है, तो वही बताया ई की यहाँ पर मात्रा लग गई, रूप परिवर्तित हो गया है। किताब, सीता, सा के ठीक तुरंत बाद ई आ रहा है, सा व्यंजन है, ई स्वर है, और जब व्यंजन के बाद स्वर आया तो उसका रूप बदल गया और यहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा लग गई। क्लियर? आगे देखते हैं, व्यंजन, यानी हम कह सकते हैं मात्रा की केवल परिभाषा इतनी ही है कि व्यंजन के बाद स्वर आने पर उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, और इस बदले हुए रूप को ही हम मात्रा कहते हैं। केवल इतनी ही डेफिनेशन आपको याद करनी है कि व्यंजन के बाद स्वर आने पर उसके बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन है, ऊपर की बात आपको समझाने के लिए लिखी गई है। डेफिनेशन सिर्फ एक लाइन की है कि व्यंजन के बाद स्वर आने पर उसके बदले हुए रूप को हम मात्रा कहते हैं। मात्राएं कितनी हैं? हिंदी में मात्राएं 10 हैं। छोटे आ की यानी ह्रस्व आ की कोई मात्रा नहीं है। दीर्घ आ, ह्रस्व ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, री, ए, ओ, औ, ये 10 मात्राएं हैं हिंदी में। आगे देख लेते हैं, व्यंजन। व्यंजन क्या है? स्वर वर्ण के 2 भेद बताए थे। स्वर के 3 भेद आपको भेद बताए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर हमारी पाठ्य पुस्तक में नहीं है। ह्रस्व स्वर जिनको उच्चारण में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4, दीर्घ स्वरों की संख्या 7। वही उसी तरह अब व्यंजन की बात आ गई। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु रुकावट के साथ बाहर आती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। का, आप का बोलिए, आपकी जिह्वा ऊपर उठती है, ठीक, कंठ से आवाज निकलते हुए आती है, का। का बोल के देखिए, कंठ से निकलते हैं ये स्वर। या, आपकी जिह्वा मुख के भीतर किसी न किसी भाग का स्पर्श जरूर करती है। इन व्यंजनों को बोलते समय का से लेकर मां तक जितने भी व्यंजन हैं, इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आप बोलिए, बोल के देखिए, निश्चित ही आपकी मुख की जिह्वा मुख के भीतर किसी न किसी भाग का स्पर्श अवश्य करती है। व्यंजन के भेद देख लेते हैं। व्यंजन के भेद कितने हैं? व्यंजन के 3 भेद बताए गए हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन क्या है। स्पर्श व्यंजन, हमारे जो व्यंजन के भेद हैं, 3 भेद आपको बताए थे, उसमें से सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ, हमारी जिह्वा मुख के भीतर विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, उन्हें हम
स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। यानी हम कह सकते हैं का से लेके मां तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। आइए देख लेते हैं इन्हें वर्ग क्यों कहते हैं। का वर्ग, का वर्ग। अगर हम का वर्ग में टोटल वर्ड पूछें आपसे कितने हैं तो आप कहेंगे 5। 1 2 3 4 5 वर्ड हैं। अगर आपको हमने पहले ही कह दिया का वर्ग यानी का वर्ग में का हट जाएगा, वर्ग में यानी स्क्वायर में कितनी लाइनें होती हैं? 4। 1 2 3 4 यहाँ पर वर्ड बचे हमारे 4, इसलिए इन्हें हम का वर्ग कहते हैं। ठीक इसी तरह च वर्ग में सबसे पहले हम देखते हैं चा आ चुका है, ठीक है, तो यहाँ से चा हट जाएगा। अब ये हो जाएगा छ ज झ यहाँ, ठीक है, ये हमारी च वर्ग। ट वर्ग की बात करें, चूंकि टा आ चुका है पहले, वर्ग यानी 4, ठ ड ढ। ता वर्ग ता थ द ध न, ता हट जाएगा क्योंकि ता और वर्ग कह रहा है तो ता हटेगा और अंतिम 4 वर्ण वर्ग बन जाएंगे। ठीक पा वर्ग में इसी तरह पा हट जाएगा, फा ब भ म और ये वर्ग बन जाएगा। 4 अक्षरों का जिसमें हमारे गणित में 4 भुजाओं से घिरी आकृति को हम समान नाप की 4 भुजाओं से घिरी आकृति को वर्ग कहते हैं। उसी तरह यहाँ भी ये समान आकार के हैं, इन्हें हम वर्ग का नाम देते हैं। अगला देख लीजिए अंतस्थ व्यंजन। अंतः माने अंदर, भीतर, यानी हम कह सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ हमारे मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श पूरी तरह नहीं करती। अंतस्थ मीन्स पूरी तरह अंदर से नहीं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा यानी जीभ हमारे मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श पूरी तरह नहीं करती, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, या, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। अगला देख लीजिए ऊष्म। ऊष्म व्यंजन आपने साइंस में चैप्टर पढ़ा होगा, हीट मतलब होती ऊष्मा, गर्म, वही चीज यहाँ से भी है। ऊष्म मतलब गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 हैं, श, श, श और हा। आप इन चारों वर्ड को बोलिए और हाथ लगा के देखिए। श, मुंह से गर्म वायु हाथ से टकराती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे दिया है स्वानिम ध्वनियां। क्या है ये व्यंजन? ये जो व्यंजन आप देख रहे हैं डा और ढा, ये देखिए टा वर्ग के वर्ड हैं डा और ढा। ये जो आप वर्ड देख रहे हैं सेम वही है, लेकिन टा वर्ग में होने के कारण और उनमें नीचे नुक्ता यानी बिंदी लग गई है, इसलिए इन्हें स्वानिम ध्वनियां कहते हैं। उत्क्षिप्त शब्द भी हम अगर पूछे जाते हैं तो इन्हीं दोनों शब्द को हम उत्क्षिप्त शब्द भी कहते हैं। ढ़ और ढ़ को भी हम उत्क्षिप्त स्वर कहते हैं। इनका जब हम इसी तरह और भी ध्वनियां हैं, जैसे आप शब्द देख लीजिए, डा से हम डलिया बनता है हमारा, डाल, यानी जब हमारे टा वर्ग के शब्द होंगे टा डा, तो उनका हम वाक्य या शब्द बनाते समय उनका प्रयोग पहले करते हैं। ढा है तो पहले ढाल आएगा, ढक्कन हो जाएगा, यानी ये वर्ड पहले आ जाता है। जब इनमें नुक्ता यानी बिंदी लग जाती है, जब इन दोनों में बिंदी लग जाती है तो ये शब्द के मध्य में या अंत में लगते हैं। जैसे पढ़ना बीच में आ गया,
अगला पड़ा, वह गिर पड़ा, अंत में आ गया वर्ड। इसी तरह हम और भी शब्द देख सकते हैं, चढ़ाई, लड़ाई। यानी जब हम प्रथम बार में ये शब्द प्रयोग करेंगे तब तो ये ड और ढा ही रहेंगे, और जब इन्हीं शब्दों को हम शब्द के मध्य या अंत में प्रयोग करते हैं तो नुक्ता का प्रयोग करते हैं, इनमें बिंदी लग जाती है। इसी तरह कुछ अन्य स्वर भी हैं, जैसे जा, ये हो गया जहाज, और ये जो जा है ये अंग्रेजी के इस की तरह इसकी आवाज निकलती है। इस जा को जिसके नीचे नुक्ता यानी बिंदी लगी है उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण हम इसके जा की तरीके, इसका उच्चारण इस जा का, जिसके नीचे नुक्ता है उस जा का उच्चारण हम जा की तरीके करते हैं, ना कि जा के तरीके। जा जब हम बोलते हैं तो ये हमारा तालु से निकलता है, जब जा बोलते हैं तो हमारी जुबान के जो साइड के ब्लेड है ये टर्न हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। ज इस की तरीके, इस में जैसे जा निकलता है उसी तरीके इस जा को हम बोलते हैं। फा में भी हमने कहीं कहीं नुक्ता लगा देखते हैं, तो ये फा हमारा फन हो जाएगा, फन, जिसका अर्थ होता है सांप का मुख। और ये फा होता है हमारा फन, मस्ती के लिए तो हम लोग एंजॉय करते हैं, ठीक है, फन। एक फन होता है सांप वाला, एक होता है फन जिसमें नुक्ता होता है, वो फा होता है। फा का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे नीचे का ओठ हमारे दांतों का स्पर्श करता है, और जबकि हम जब फा का उच्चारण करते हैं तो हमारे ओठों की आकृति, होठ की आकृति गोल के समान हो जाती है, फा। आगे देखें, अ लिखा है, अ जैसे डॉक्टर, हॉस्पिटल, अ की मात्रा निकल रही है। ये अंग्रेजी के वर्ण है, हिंदी में आ गए हैं तो इनके उच्चारण के लिए इस तरीके का हम शब्द प्रयोग करते हैं जिनमें अ की मात्रा निकलती है। इन्हें ही हम स्वानिम ध्वनियां कहते हैं। आगे देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो भिन्न भिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ, श्र। छा का देख लें, का और श्र से मिलकर छा का निर्माण होता है। बनने वाले शब्द हो जाएंगे क्षण, क्षत्रि। इस तरीके से अनेकों शब्द बन जाएंगे। छा जो मिलकर बना है क और श मिलकर बना श। त्र ता और रा से मिलकर बना है, जैसे त्रिशूल। त्रिभुवन। ज्या, इसे ज्ञा जो है इसे हम ज्या बोलते हैं, क्योंकि ये ज्या और वहां से मिलकर बना है तो वहां बोलते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं विज्ञान, क्योंकि जो अक्षरों से मिलकर बना है उसके आधार पर जब हम प्रोनाउंस करते हैं, शब्द को उच्चारित करते हैं, तो क्या जो मिलकर बना है ज्या और वहां से, तो ज्या हो जाता है। थोड़ा ध्यान देंगे इसके, और बोलने पर विज्ञान, ज्ञान, इस तरीके से अनेकों शब्द बन जाएंगे। श्र, श और रा से मिलकर बना है श्र, जैसे श्रवण।
श्रावण। इस तरीके से अनेकों शब्द आप बना सकते हैं, पढ़े होंगे। श और र से मिलकर बने हैं। परिभाषा दी दो विभिन्न व्यंजनों के योग से भिन्न भिन्न अलग अलग का अलग व्यंजन है, श अलग है, ता और रा दोनों अलग अलग हैं, जा और मा भी अलग अलग है, श और रा भी अलग अलग है। परिभाषा के हिसाब से आपने देखा कि दो भिन्न भिन्न अक्षरों के योग से जब मेल खा करके एक वर्ण बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे देखते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व क्या है? अपने ही समान एक जैसी आकृति को मिलकर उत्पन्न होने वाली ध्वनि को हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे मक्का, मक्का में हमने क्या किया है? देखिए, पहले आधी का है फिर पूरी का है, दोनों एक ही अक्षर हैं लेकिन एक आधा और एक पूरा है, दोनों की ध्वनियां एक मिलकर द्वित्व का रूप ले लेती हैं। चक्कर आधा का है पूरा का है, फिर दोनों मिलकर एक हुए चक्कर। छप्पर आधी पा फिर पूरी पा मिलकर पर, छप्पर आदि। इस तरीके से अनेकों शब्द आप ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। परिभाषा देख लें, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसे ही अन्य ध्वनि व्यंजन ध्वनि से मिलकर या संयुक्त होकर तो संयुक्त होती है तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। आगे देखेंगे अयोग भाव। अयोग भाव क्या होते हैं? जो कि ना तो पूर्णतः स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, उन्हें हम अयोग भाव कहते हैं। अयोग भाव के अंतर्गत दो ही वर्ण हैं, अंग और आह। अंग को हम अनुस्वार, आह को हम विसर्ग कहते हैं। आपने बहुत बार इनका प्रयोग किया है। जैसे आप लिखते हैं प्रातः, मान लीजिए आप लिखते हैं प्रातः, तो यहाँ पर ये जो विसर्ग लगा रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं? ये जो बिंदी है प्रातः, ये बिंदी को हम विसर्ग का नाम देते हैं। दुख, जब दुख लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, ये बिंदी हमारी विसर्ग है। समझ में आ रहा है? विसर्ग। अनुस्वार जो कि अंग की मात्रा होती है, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए अनुस्वार की परिभाषा क्या है वो देख लीजिए पहले। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से बाहर निकलती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंगूर, जब आप अंगूर बोलते हैं तो अंग के समय आपकी नाक से ही हवा बाहर की ओर निकल रही है। अंत बोलते हैं तो अंत, ना जो हमारा है वो बिंदी के रूप में रह जाता है। इस तरीके से लिखते हैं हम अंत। ये जो बिंदी है इसे हम अनुस्वार का नाम देते हैं। अंग, ये जो अंग की बिंदी है इसे हम अनुस्वार कहेंगे। अंग में अंग की बिंदी है अनुस्वार, अंत की ये जो बिंदी है अनुस्वार। जो हम ये बिंदी रख देते हैं, हा के समान इनका उच्चारण होता है, इन्हें हम विसर्ग का नाम देते हैं। संस्कृत से जो शब्द हिंदी में आ गए हैं बिना परिवर्तन किए, उनमें हम इनका प्रयोग देखते हैं, अनुस्वार और विसर्ग का। आगे देखते हैं अनुनासिक। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से एक साथ बाहर निकलती है, उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदी के आकार में, चंद्र बिंदी जो होती है उसे ही हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे चांद, चांद लिखिए आप, ऊपर चंद्र बिंदी बनेगा। और जैसे आप लिखिए ऊंट, ऊंट में भी आप चंद्र बिंदी ऊपर लगाते हैं। ऐसे अनेकों शब्द आपने पढ़े हैं जिन पे ऊपर चंद्र बिंदी लगती है, वे सब अनुनासिक कहलाते हैं। अनुस्वार का आपको चिन्ह बता दें, अनुस्वार का चिन्ह केवल अंक की बिंदी, ऐसे जैसे अंत लिखते हैं ना, अंत लिखते हैं तो ऊपर अंक की बिंदी, अंग लिखते हैं ऊपर अंक की बिंदी, वो क्या होता है? अनुस्वार। अनुस्वार का इस तरीके से चिन्ह होता है। आगे देख लेते हैं अब
अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा बाह्य प्रत्न के अनुसार व्यंजनों के भेद। अभी आपने व्यंजनों के जो भेद पढ़े वो अंतः व्यंजन के भेद थे। कौन कौन से? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इस स्पर्श व्यंजन जिनको बोलते समय जुबान हमारे मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती थी। का से लेकर मा तक के वर्ण आते हैं, 25 वर्ण थे। अंतस्थ व्यंजन जे 4 थे, या, रा, ला, वा, और इनके उच्चारण के समय जिह्वा मुख के भीतरी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती थी। ऊष्म व्यंजन जिनको बोलते समय हमारे मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है, इनकी संख्या भी 4 थी, श, श, श और ह। इसी तरह अगले हमारे जो व्यंजन आए वो है अल्प प्राण। बाह्य प्रत्न के अनुसार अल्प प्राण और महाप्राण 2 भेद हैं। अल्प प्राण, अल्प मीन्स होता है थोड़ा, तो यानी हम कह सकते हैं वे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राण वायु यानी मुख से हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। ये प्रत्येक वर्ग के वर्ग आपको बताए थे, का वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ये वर्ग बताए थे। उसी अनुसार हम देखेंगे कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन अभी आपको बताया अलावा ये सारे अल्प प्राण हैं। आपको नीचे लिखे भी हैं, देखिए का वर्ग का पहला अक्षर का, तीसरा अक्षर गा और 5वां णा। च वर्ग का प्रथम अक्षर च, तृतीय अक्षर ज और अंतिम अक्षर वा। इस तरीके से सारे आपको हमने व्यंजन लिख दिए हैं। अंत में अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये सारे अल्प प्राण हैं। अगला देखते हैं महाप्राण। महाप्राण में क्या है? महा मीन्स ज्यादा, बड़ा, तो यानी हम कह सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प प्राण के अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें हम महाप्राण वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण इसके उदाहरण है, और ऊष्म व्यंजन जितने भी हैं वो सारे महाप्राण के उदाहरण हैं। जैसे देख लीजिए, खा, का वर्ग का दूसरा अक्षर है खा और चौथा अक्षर घा। च वर्ग का दूसरा अक्षर छा और चौथा वर्ण झा। इस तरीके से ये सारे व्यंजन लिखे हैं। और अंत में ऊष्म व्यंजन के सारे व्यंजन श, श, स और ह, ये सारे हमारे क्या है? महाप्राण। ऊपर अल्प प्राण। आइए आगे देखेंगे। इन्हें याद करने का सबसे आसान तरीका सिर्फ इतना है कि अल्प प्राण में प्राणवायु कम मात्रा में बाहर निकलती है और प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर अल्प प्राण होता है, जबकि महाप्राण में प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है और प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन महाप्राण के उदाहरण है। आगे देख लेते हैं शब्दों के वर्ण और उनका उच्चारण स्थान। क्लास 4 के लिए अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है। उनके में अल्प प्राण महाप्राण नहीं है। अल्प प्राण महाप्राण ये क्लास 5th में है। 4th वालों के लिए चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन देख लें उन्हें कुछ अच्छा ही समझा रहे हैं। 5th वाले आगे देखेंगे अपना आप। उच्चारण स्थान, वर्ण, उच्चारण के अनुसार वर्ण का नाम। जैसे कि अभी हमने आपको बताए थे का वर्ग, चा वर्ग आपको बताया था कि का वर्ग कंठ से, चा वर्ग आपको तालु से। ठीक है, इस तरीके से प्रत्येक वर्ग का एक उच्चारण स्थान है, उसी के आधार पर उनका नाम दे दिया गया और उच्चारण स्थान दिए गए। देखते हैं क्या है। उच्चारण स्थान हमारा कंठ। कंठ ये है हमारा कंठ। वर्ण कौन कौन से बोलते हैं हम कंठ की सहायता से? क, ख, ग, घ, ण और विसर्ग वाले जिनमें भी विसर्ग लगता है वो सारे प्रातः, वो सारे कैसे आ गए? कंठ वर्ण। उन्हें हम क्या कहते हैं? कंठ वर्ण। अगर आपसे कोई कहे कि कंठ वर्ण बताइए, उच्चारण अनुसार वर्ण का नाम है कि कंठ वर्ण बताइए, तो आप क्या बताएंगे? क, ख, ग, घ, ण, अ। उसी अनुसार तालु की सहायता से देखते हैं। दांतों के पीछे का हिस्सा जो मुख के भीतर दांतों के पीछे का जो हिस्सा होता है वो हमारा तालु होता है। वर्ण बोले जाते हैं ई, च, छ, ज, झ, य, व। ये हमारे तालक, दांतों के पीछे का हिस्सा जो होता है वो हमारे ताल। च, ऊपर होता है ना उठा हुआ मुंह,
जहाँ पे लोलक ऐसा लटक रहा था हमारा मुंह के भीतर, ऊपर ही उठा हुआ भाग वही हमारा तालु है। मूर्धा देखिए दांतों के ठीक पीछे वाला हिस्सा, दांतों के ठीक पीछे ऊपर की तरफ जो उठा हुआ भाग है उसे हम मूर्धा कहते हैं। री, ट, ठ, ड, ढ, ण, ण, ढ, र, श, ये सारे वर्ण हमारे मूर्धन्य वर्ण हैं। आगे देखते हैं, ये उच्चारण स्थान है, ध्यान दीजिएगा। कंठ, तालु ये हमारे शरीर के अंग है, ये सारी चीजें हमारे मुख के भीतर उपस्थित हैं। और ये वर्ण का नाम है कि मूर्धन्य वर्ण बताइए, तो आप वर्ण बताएंगे री, ट, ड, ठ, ण, इस तरीके से वर्ण बताएंगे। तालव्य के वर्ण च, छ, ज, झ, ये सारे वर्ण आप बताएंगे। अगला इसी तरह देखते हैं दंत, जो दांतों की सहायता से बोले जाएं। पूरा तावर्ग क, ख, ग, घ, न और ला, ये सारे वर्ण बोलते हैं तो हमारी जिह्वा दांतों के पीछे के भाग का स्पर्श करती है, इन्हें हम दंत वर्ण का नाम देते हैं। जब कोई दंत वर्ण आपसे पूछेगा तो आप तावर्ग लिखेंगे और ला बताएंगे। ओष्ठ, होठों की सहायता से उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म, ये सारे ओष्ठ वर्ण हैं, होठों की सहायता से बोले जाते हैं। ओष्ठ वर्ण जब कोई पूछेगा आपसे कि ओष्ठ वर्ण बताओ तो आप पावर्ग बताएंगे। दांत और ओष्ठ, दांत और होठों को मिला के जो वर्ण बोलते हैं वो है वा। वा दंतोष्ठ वर्ण है, कोई दंतोष्ठ वर्ण पूछे हमसे तो हम वा बताएंगे। कंठ और तालु, ये दोनों की सहायता से मिलकर हम ए, ये दो वर्ण बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं कंठ तालव्य वर्ण। जब कोई कंठ तालव्य वर्ण पूछेगा आपसे तो आप बताएंगे ए। कंठ और ओष्ठ की सहायता से, यानी हमारा जो कंठ है, कंठ और ओष्ठ की सहायता से मिलाकर ओ, औ, ये हमारे कंठोष्ठ वर्ण हो गए। अगला देखेंगे जो नाक की सहायता से बोलते हैं, नासिका, अंग, ण, म, ये नासिक के वर्ण है। जब आपसे कोई नासिक के वर्ण पूछेगा तो आपको हमने बताया है प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण नासिक के वर्ण है। चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, पीडीएफ आपको जल्दी मिल जाएगी। और अगर आप इस पार्ट से रिलेटेड अब कोई प्रश्न है जो आपकी समझ नहीं आया है तो वो आप कृपया कर वीडियो देखें और कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछें। व्हाट्सएप क्लास चल रही है आपकी, आप अपने उस क्लास में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।